नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम लोग आईपीओ को क्यों अवॉइड करें। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, बुल रन में आईपीओ जो आ रहे हैं उनकी मतलब कि यह है कि बुल रन में आईपीओ आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि रिटेलर को फंसाना। अभी आप हाल फिलहाल में देख सकते हैं, बहुत से आईपीओ आ रहे हैं बुल रन में। क्यों नहीं आते हैं वो बियर रन में? क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे शेयर आ रहे हैं और जो कि रिटेलर को पता नहीं है। अब जैसे बहुत से शेयर हैं, जैसे देखिए पेटीएम आई थी। पेटीएम के अगर हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ों को देखें तो आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि पेटीएम का फंडामेंटल कितना ही ज़्यादा खराब था। ठीक है, अगर हम लगाएं पेटीएम का चार्ट और चार्ट के साथ इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो बहुत ही मतलब कि फंडामेंटल बहुत डिसअपॉइंटमेंट थे। और यहाँ हम इसके वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं और देखिए पेटीएम यहाँ से ऊपर जाने के उसमें था, लेकिन वो आपने न्यूज़ सुना ही होगा कुछ महीने पहले, 3-4 महीने पहले, कि पेटीएम में मतलब वो बैंक से क्या तो फ्रॉड हुआ था कि कितने अकाउंट एक ही आधार कार्ड पे खोल दिए। और उन सब का जो केवाईसी है इस सब के रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्योंकि पेटीएम यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो देख सकते हैं पेटीएम ने यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। चार्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम ठीक लग रहा था, लेकिन मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी कंपनियों को। इनके फंडामेंटल अच्छे नहीं है। देखिए चार्ट पे आप यहाँ ले सकते थे, इस जोन पे लेके, और यहाँ तक अच्छा हुआ। हमें लगा कि ये ब्रेकआउट करेगा इस जोन को, लेकिन इसने ब्रेकआउट नहीं किया। और ब्रेकआउट इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे न्यूज़ खराब आ गई। यहाँ वॉल्यूम को भी हम हाइड करते हैं। तो इसमें आप दो चीज़ सीख रहे हैं, पहला प्राइस एक्शन, और इसके फंडामेंटल भी अगर हमें देखने होंगे तो हम इसके फंडामेंटल भी अभी देख लेते हैं। पहले हम 3-4 चार्ट ऐसे ही लेंगे जो कि रेंडमली हम ले रहे हैं आईपीओ के स्टॉक। और मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि आईपीओ के शेयरों से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आईपीओ आते ही हैं बुल रन में। अभी डीमार्ट जैसा कोई आईपीओ नहीं आ रहा है। क्या रिटर्न दिया था डीमार्ट ने, लेकिन अब कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है डीमार्ट में। मैं अपने लाइफ टाइम में कभी भी वो नहीं कर सकता हूँ, इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, ना ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि उतने बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी और ग्रोथ 18% का। अब अगर अमजद खान सर रहते तो बोलते बहुत ही नाइंसाफ़ी, जो 16 में विलन थे। ठीक है ना। लेटेंट व्यू का चार्ट देखिए, कुछ दम ही नहीं है इसके उसमें। चार्ट में भी वही हाल है और फंडामेंटल में भी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक आई थी, देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इन सब के फंडामेंटल भी हम देखेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक रिटेलरों ने पार्टिसिपेट किया इसमें दबा के। वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं और देखिए यहाँ लिस्ट हुई और लिस्टिंग के बाद यहाँ गई, और रिटेलर इसमें खूब फंसे हैं, दबा के फंसे हैं। मुझे ऐसा लगता है। और अभी इसके फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे, और क्या इशू है फंडामेंटल में कि ये शेयर यहाँ रेंज में फंसा हुआ है। एक तो केमिकल सेक्टर की कंपनी है और हाई वैल्यूएशन पे, पी इसका ऊपर है, अर्निंग आ नहीं रही है। जब पी ऊपर रहेगा, अर्निंग नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगा, तो शेयर रेंज में फंस जाता है। मान रहे हैं इस बात को? देखिए यहाँ कुछ बाइंग हुई थी, लेकिन फिर यहाँ से रिजेक्ट आ गया। मतलब ये इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर बैठे हैं जो इसको नीचे नहीं आने दे रहे हैं हाल फिलहाल में। लेकिन अभी इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ट्रेड लेने से क्या फ़ायदा जहाँ पैसा अटक जाए। ट्रेड हमें मोमेंटम प्ले करना है, जिसमें कि चार्ट स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे हों, ताकि हमारा पैसा कम टाइम में ज़्यादा बने और सेफली बने। अब देखिए मैंने 4-5 शेयरों के वो क्या बोलते हैं वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है। कल 11 बजे वो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे आप वॉच कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी 3 कंपनी। और उसके बाद भी अब इनका हम फंडामेंटल देख लेते हैं। और ओला है, ओला का मैंने वीडियो बनाया, वो सवेरे आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी ओला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक,
देखिए आज यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन आया है, क्यों आया है? रिटेलर अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है, इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका डेटा कम है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है। ये देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ पे कल थोड़ी सी बाइंग आई है, थोड़ा सा कैंडल नीचे से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन आज इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन अब ये मत सोचिए कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी क्या होता है ना, डाउन ट्रेंड में भी शेयर धड़ाम से नीचे नहीं आता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, थोड़ी सी बाइंग आएंगे और रिटेलर इसमें ट्रैप होंगे, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड आएगा, ये अपने पहले इस हाई को टच करेगा या कोई से भी एक हाई को टच करेगा, वहाँ से रिजेक्ट होगा। अगर समझना चाहते हैं तो चार्ट को जूम करता हूँ। ये यहाँ से बढ़ा, यहाँ एक बार करेक्शन आया, नीचे आया, रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ से फिर इसने बेस बनाया, देखिए ये बेस बनाया, यहाँ रिटेलर समझेंगे ग्रीन कैंडल बन रही है, बाई करो। और इसने इस जो इसका ये जो रेजिस्टेंस है इसको टच किया, टच करके नीचे आया, फिर यहाँ बेस बनाया, बेस बनाया, फिर यहाँ से गिरा, फिर इसने इस रेजिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ से गिरा। वैसे ही ये फिर यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर नीचे आएगा धड़ाम से। तो इस कंपनी से बच के रहें, इसके फाइनेंशियल बहुत ही फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है। अगर फंस गए और जिस दिन इसमें सर्किट लगना चालू हो गया तो ये मल्टी बैगर नहीं मल्टी बैगर बना देगा आपको। मल्टी बैगर और बैगर, अब इनमें दो वर्ड है। एक वर्ड में होता है कि आपके पैसे को बहुत ज़्यादा मल्टीपल कर दे, और एक होता है कि आपके पैसे को इतना मल्टीपल कर दे माइनस में कि आपको भिखारी बना दे। तो ये ऐसे शेयर है। शेयर कंपनी नो डाउट अच्छी है, लेकिन घाटे में है। जब फाइनेंशियली घाटे में है तो फिर कंपनी से क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? ऐसे काम, ऐसा अपना हार्ड मनी को क्यों आप वेस्ट करेंगे? अब चलिए इनके थोड़े हम टेक्निकल देख लेते हैं, क्यों इन कंपनियों से बच के रहना चाहिए। तो ओला, लक्ष्मी, लेटेंट, पेटीएम, इन चार के ही फाइनेंशियल हम चेक करेंगे। तो देखिए जी इसका फाइनेंशियल, तो ये रीड करना ज़रूरी है। और मैं आज जो मैंने वीडियो बनाया इसमें तीन चार ही शेयर लिए हैं, और मैंने फंडामेंटल समझाने पे ज़्यादा आपको फोकस करने के लिए कहा है, ताकि आप फिल्टर कर पाएँ कि ये शेयर में मुझे निवेश करना है नहीं, और किन टाइप के शेयरों में ज़्यादा पैसा बनता है। बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियां, लेकिन उनमें पैसा नहीं बनेगा, क्यों? सारा फैक्टर यहाँ का है और ग्रोथ का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन और ग्रोथ का। अब मैं समझा रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देखिए, और आर ओ सी देखिए माइनस में, पी का कुछ पता ही नहीं है, पी जब माइनस में है तो खैर वैल्यूएशन पे ठीक ही होगी, लेकिन अर्निंग नहीं है। करंट प्राइस अभी चल रहा है इसका ये 250 डेमा से ऊपर है, डेप्थ फ्री कंपनी है, यहाँ तो ये दिखा रहा है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायर हैव रिड्यूस 89.4 डे टू 40 डेज, मतलब इसका वर्किंग कैपिटल जो था उसको इसने आधा कर दिया है। ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट। निगेटिव पॉइंट ये है, बुक वैल्यू से 3.58 टाइम पे ट्रेड कर रही है कंपनी, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी माइनस में है 40.5%, सॉरी। अब देखते हैं सेल्स ग्रोथ, सेल्स में इम्प्रूव है, लेकिन जून में इसका ये देखिए टाइम टाइम फिक्स है, और इसके जो सेल्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा इसका खर्चा है, ये भी टाइम टाइम फिक्स है। और यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये तो पूरा ही टाइम टाइम फिक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देखिए। अब इस कंपनी में आप क्या पैसा बनाएंगे, आप बताइए? बुल रन में थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन गिरेगा तो फिर पानी नहीं मांगने देगा ये। सेल्स ग्रोथ 6% का है, बहुत ही नाइंसाफ़ी है, गब्बर सिंह होते तो यही बोलते। 40-45 हज़ार करोड़ की कंपनी है और सेल्स ग्रोथ 6% का है, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ -27%।
12 ट्रेलिंग मंथ का। CGR कितने का कर रही है? -17% का, -9% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। मैं बस यही पकड़ लेता हूँ कि मेरे लायक है या नहीं। तो आप भी ऐसे सीखें, कुछ नहीं है, सोर्सेज बहुत हैं सीखने के लिए, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए मार्केट में आप किसी शेयर में अगर ये सोचते हैं कि मैं 200 रुपये इन्वेस्ट करके और 50 रुपये बना लूँ, तो मेरी ये सोच नहीं रहती है। मेरी ये सोच रहती है कि मैं 200 का शेयर लूँ, उसे कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 1.5-2 साल रखूँ और उस 200 रुपये को 800-1000 रुपये बनाऊँ, उसको टाइम दो। तो ऐसी कंपनी को लेने के लिए उसके फंडामेंटल देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और डेली उछल कूद करेंगे, बाइंग सेलिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर को DP चार्ज देंगे। आपका प्रॉफिट कितना होगा वो तो आप ही देखेंगे। उसके बाद हमारी ये कंपनी है ओला, सबकी चहेता कंपनी। ये स्कूटर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखिए 42,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इससे ऊपर की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को मैं अवॉइड करता हूँ। ये देखिए रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय, देख रहे हैं, ROC का कुछ पता ही नहीं है, बुक वैल्यू का कुछ पता ही नहीं है। दोनों DMA के नीचे जा रहा है, मूविंग एवरेज के 50 और 200। ये क्या संकेत है? बड़े बड़े चैनलों पे आप जाके देखें कि जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे आता है यानी कि वो वीक है, और ये अपने 52 वीक हाई से भी नीचे ही चल रहा है, आसपास है मेरे हिसाब से। तो मैं तो अवॉइड करूँगा। मुझे इस कंपनी को अगर लेना होगा तो इन फ्यूचर 3-4 साल के बाद ही मैं IPO वाले शेयरों में हाथ डालता हूँ। ये देखिए सेल्स ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट है। सेल्स ग्रोथ यहाँ से तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा तो इसका खर्चा है भाई। अब कमाना अठन्नी और खर्चा 1 रुपया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वही वाला हाल है यहाँ, सब बंटाधार हो जाएगा। नेट प्रॉफिट देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, सब माइनस में है। ये क्या संकेत दे रहा है भाई? ऐसे शेयरों में निवेश तो आदमी को भिखारी बनने के लिए उतारू कर देगा ये। दूर रहें, बचे रहें, फाइनेंशियल बहुत ही ख़राब है। सेल्स ग्रोथ 90% का, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ -14, क्योंकि कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। मेन प्रॉब्लम ये है। कर्जा इस पे, डेब्ट टू इक्विटी तो मैंने देखा ही नहीं, वो भी देख लेता हूँ एक बार। यहाँ डेब्ट टू इक्विटी शो भी नहीं कर रहा है, तो इससे बचें, अवॉइड करें। ये जो सर्किट पे सर्किट मार रहा है ना, वैसे ही लोअर सर्किट लगेगा तो पानी नहीं मांगने देगा। ओला हो गई। अब मैं बताता हूँ LIC का फंडामेंटल, क्यों मैंने LIC को अवॉइड किया। उस टाइम IPO आया था और मैंने अवॉइड किया। देखिए 6,10,278 करोड़ की कंपनी, आप समझ सकते हैं इतने बड़े हाथी को वो खरगोश की तरह दौड़ेगा? जब नहीं दौड़ेगा तो पैसा किधर बनेगा? और बाकी सब ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो ये है। अब इसका ग्रोथ देख लेते हैं। अभी ये 50 मूविंग एवरेज से नीचे है और 200 से भी नीचे है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा दिख रहा होगा आपको। डेब्ट फ्री कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है, बुक वैल्यू से 7 टाइम पे ट्रेड कर रही है, सेल्स ग्रोथ 8.16% का है, और ये सब देख ही सकते हैं। इतनी बड़ी कंपनी में रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है भाई, मेरे हिसाब से तो। अब ये देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत नाइंसाफ़ी है। प्रॉफिट ग्रोथ, CGR तो कर रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। ये दोनों कहाँ गए? यही नहीं है तो ये कहाँ से आएगा? जब ये दोनों ठीक नहीं होंगे तो इनके रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप इस हिसाब से देखें तो पता चलेगा कि बड़ी कंपनियों में क्या प्रॉब्लम होती है। अब जैसे IRCTC है, बहुत लोग, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कमेंट में गाली वाली भी लिखे, इसको कुछ मालूम नहीं है। IRCTC देख लेते हैं इसका। ये देखिए 70,000 करोड़ की कंपनी, पी कहाँ जा रहा है इसका? ये देखिए, बाकी सब ठीक है, मेन प्रॉब्लम यहाँ और यहाँ है। ये भी 200 डेमा से नीचे चल रही है,
मैंने इसमें बाइंग किया था 800 कुछ रुपए पे, 1100 1000 रुपए के आसपास गई, मैं बेच के निकल गया। ये देखिए सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ सही है, ये सभी ठीक है ये। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन और पी, ये ज़्यादा मैटर कर रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होगा ना, 1000 10,000 15,000 20,000 करोड़ की कंपनी, पी 40 भी रहेगा तो चलेगा, फिर चार्ट से कॉम्बिनेशन देख के हम देख सकते हैं। सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ और चाहिए इसमें थोड़ा। मोनोपोली बिजनेस है बट बहुत लोग बोलते हैं आईआरसीटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आप देख सकते हैं हिसाब से। तो इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।